आज भी कह रहा हूं कि 5000 से ज़्यादा चीन के सिपाही इंडियन टेरिटरी पर कब्जा करके बैठे हैं। जितने बड़े बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल्स, जनरल्स हैं, वो लोग बता रहे हैं कि चाइना ने पहली मर्तबा इस तरह से एग्रेसिव तरीके से पांगसांग सू में और उस इलाके में अपनी फ़ौज के साथ ना सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि वहाँ पर बंकर्स बना रहे हैं, वहाँ पर अपनी आर्टिलरी को लाकर रख दिए हैं। और तीसरा ये है कि दुनिया ने वो वीडियोस भी देखे कि कैसे वहाँ पर भारत के सिपाहियों की बहादुर फ़ौज से चीन की फ़ौज ने उनसे किस तरह का नाज़ेबा सलूक किया। चौथी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया मीडिया को कि वो चीन से बातचीत कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे क्या बातचीत कर रहे हैं आप? बातचीत अगर कर रहे तो क्या बातचीत कर रहे हैं? क्या आप इस बात को मानने को तैयार है या नहीं है कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर चुका है? और बातचीत क्या कर रहे हैं आप? बातचीत तो यही करना चाहिए, बोलते क्यों नहीं फिर आप? और फिर यूएस के प्रेसिडेंट बोलते कि प्राइम मिनिस्टर का मूड के बारे में बात करते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर देश को, कंट्री को नहीं बताते कि चाइना से क्या बातचीत हो रही है। कंट्री को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया कि चीन एग्रेसिव बिहेवियर करा, तो क्या है ये? हमारा मानना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिकली बताना चाहिए कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, नहीं किया। सैटेलाइट फोटोज हैं, बताया जा रहा है, वीडियोज आ रहे हैं कि भारत की फौज भी वहां पर उस मुकाम पर जा रही है। और ये सब चीजें हैं। इतनी खामोशी जो है ये गलत है और बीजेपी को ये खामोशी तोड़ने की जरूरत है। और जिस तरीके से हम लोग एग्रेसिव तरीके से अपनी बात को रखते हैं जब किसी और नेबर की बात आती है, मगर जब चाइना की बात आती है हम जरा बीजेपी वाले खामोश बैठे हुए हैं। क्यों खामोश बैठे हुए हमको समझ में नहीं आता। लॉकडाउन के लिए 4 घंटे दिए गए, अब लॉकडाउन उठाने के लिए 8 दिन का टाइम मिल रहा है आपको। तो इससे मालूम हो रहा है कि कितना अनप्लैन्ड और हेस्टी डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। अगर 24-25 मार्च के बाद ही पूरे माइग्रेंट लेबरर्स को मोदी हुकूमत इनको वापस भिजा देती, कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है। कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है। अगर 24 मार्च के बाद एक हफ्ते के अंदर ये माइग्रेंट लेबर्स को जब भिजा देते, इसलिए कि 24 मार्च को सिर्फ 560 कोविड के केसेस थे, 560 केसेस थे, उसी वक्त उनको भिजाते जब वायरस ताकतवर नहीं था। अब आप मोदी सरकार के विजन देखो आप कि अब इकोनॉमी खोल रहे, पूरा लेबर जा चुका है और 1,85,000 के ऊपर वायरस के पेशेंट्स हैं इंडिया में, एक्टिव केसेस है। तो ये कौन सी प्लानिंग है? ये कौन सा विजन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लीगली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनप्लैन्ड है और इनके गलत फैसले की वजह से पूरे मुल्क के गरीब बर्बाद हो चुके हैं। अभी आपको ये बर्बादी नजर नहीं आएगी। एक 15-20 दिन, महीने भर के बाद जब आप लोग बाहर निकलेंगे उनको अंदाजा होगा कि क्या हाल हो चुका है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट खुद कह रही है, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि एफआरबीएम एक्ट को 3 से 5% जब करे तो उसके कंडीशंस लगाए, वो गलत है। चीफ मिनिस्टर खुद कहा कि स्टेट के लोन्स को डिफर करना था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है। वेज एंड मींस एडवांस को 100% करना, वो भी तैयार नहीं है। तो मोदी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या मदद कर रही? कुछ मदद नहीं हुई अब तक। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आप लोग देखे होंगे, आप मीडिया कॉन्फ्रेंस कवर के सीएम की, जिसमें तेलंगाना सीएम ने कहा कि तेलंगाना को 11,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था महाना, अब वो जाकर 1200-1100 करोड़ हो गया। 3,000 करोड़ तो खाली तनख्वाहें देने को जाती हर महीना स्टेट गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही स्टेट गवर्नमेंट्स को?
कोई सपोर्ट नहीं है। और ये जो 20 लाख करोड़ का ये जो बजट इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया, उसको मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि 10% ऑफ जीडीपी है। वो 10% नहीं है, वो 1.6% ऑफ जीडीपी है। 0.7 लाख करोड़ का है वो। ये चीजें हैं। अनकरीब में मस्जिदें खोलने वाले हैं, तो अभी बारिश से पहली बार जो है कोविड का सामना होगा, तो आप इसको कैसा देखते हैं सर? नहीं, आपका सवाल क्या है? मस्जिद नहीं खोलना? नहीं, मस्जिद खोल रहे हैं ना सर, तो पहली बार जो है कोविड में बारिश हो रही है, तो केसेस बढ़ रहे हैं, हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से तेलंगाना में कम हो रहे हैं, तो इसके लिए आपका क्या सुना? बोर्ड के मेंबर भी हैं। नहीं, मेरा पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील ये है कि इंशाल्लाह मस्जिदें खुलेंगी 8 तारीख के बाद। तो खोलना पड़ेगा। खाली कंटेनमेंट जोन्स में जो है वहां तो मुश्किल होगा, जो कंटेनमेंट। मेरे पूरे मुसलमानों से अपील ये है कि हम तमाम को एक पॉलिसी और एक उसूल बनाना चाहिए कि हमारे मस्जिदों में जो 65 साल के ऊपर ज़ईफ हैं उनको हम रोके कम से कम 1 जून के पूरे महीने ख़त्म होने तक, क्योंकि उनके जिस्म में इम्यूनिटी कम हो जाती है। मुख्तलिफ खुदा न खास्ता अगर उनको डायबिटिक है, बीमारियां हैं, तो बॉडी में वायरस से मुकाबला करने की ताकत कम हो जाती है। तो मैं ये अपील कर रहा हूं कि 8 जून को इंशाल्लाह तो खुल जाएंगे, मगर कम से कम जून के ख़त्म होने तक हमारे जो 65 साल के ऊपर जो ज़ईफ़ अफराद हैं उनको हम समझाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जून के ख़त्म होने तक आप थोड़ा मस्जिद को मत जाइए, घर में नमाज़ पढ़िए। जो नौजवान हैं जो ज़रा मस्जिदों को कम जाते, अब वो जाकर मस्जिद को आबाद रखें। तीसरे ये कि मसाजिद में अगर कारपेट है और उस कारपेट को निकाल सकते आप, तो फौरन निकालकर पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि कारपेट में एपिडेमोलॉजिस्ट और जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि कारपेट में बहुत से जरासीम जम जाते हैं और उससे हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी को वायरस लग सकता। तो चौथी बात काम हमको ये करना चाहिए कि मसाजिद में बैतुल खला और वजू का इंतज़ाम ना रखें, क्योंकि वो वजू करते, कुली करते और फिर आप आके नमाज पढ़ते, तो लोग घर से ही अपने वजू कर आए और नमाज जब पढ़ेंगे तो नहीं मालूम मुफ्ती इकराम को फैसला करना है कि अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसाजिद खोले गए, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, हरम शरीफ मक्के में हो या टर्की हो या दूसरे मुकामात पर, हमेशा की तरह जो खंडे से खंडा मिलाकर सब बनती थी वैसा नहीं बन रही अब। तो क्या मुफ्ती इकराम ये फैसला दे सकते पूरे मुल्क में कि भाई जब 8 तारीख से मसाजिद खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम सब बंदी करें नमाज की? ये हमारे मुफ्तियों को सोचना पड़ेगा कि कितना ये कर सकते क्या, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे उलमाओं से कि वो भी इसका फैसला कर ले। मगर दूसरे जो 4 चीजें मैं कहा हूं उस पर यकीनन गौर करिए आप। मैं किसी से नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद को मत जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि आप सही कह रहे हैं कि वायरस अभी बढ़ रहा है, वायरस खत्म नहीं हुआ है, वायरस बढ़ रहा है अभी। और ख़ास तौर से जो हमारे 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं और जो लोग मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं, जिसको किडनी की बीमारी है, हार्ट की है, लंग्स की है, डायबिटिक है, उनको तो और एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि उनकी जान को बचाने का है। यकीनन हमको एक रूहानी और क़ल्बी सुकून मिलता है जब हम अल्लाह के घर में जाकर सर्वसजूद होते हैं, मगर इस्लाम की हम तालीमात भी है कि जान बचाइए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस होता है तो फिर उनके घर वालों को उनसे जो मुलाकात किए, फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है ट्रेसिंग का, प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन थे, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कौन थे। ये मेरे एहसासात हैं और ये उसी वक्त होगा जब हमारे तमाम मुफ्ती इकराम, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र के हों, वो इसका एक इज्तिमाई तौर पर नोट लेकर सबको बताएं। असद साहब, एक गुज़िश्ता हफ्ते एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट पर बोलिए, आपको पूछो बोल के बोलिए। हाँ बोलिए। तो उसको डिमांड किया जा रहा है कि वहाँ से मुंतकिल करो बोल के। अभी एक बात सुनो, अगर आपके हमारे भाई की लाश तो निकालते थे आप, एक अपने पर रख के सोचो भाई, से सवालात क्यों करते आप लोग? जामे निज़ामिया का फतवा आने वाला है, देख लो आप, फतवे के ऊपर अमल करो। असदुद्दीन ओवैसी कोई एक गुनाहगार सियासी लीडर है, ये एक सवाल जो है मुफ्ती इकराम से करना। अभी आप ये मामला जो है खाला अल्लाह खाला रसूलुल्लाह की रोशनी में होता, हम गुनाहगार आदमी को पूछ रहे हैं। आप अभी मुफ्तियों से पूछो, फतवा आने वाला है, देख लो फतवा।
और कुछ वक्फ बोर्ड जो है, इसके ऊपर पूरी रियासत में वक्फ बोर्ड जो है, जो मुस्लिम मैयतों की तकसीम का मसला है, उस पर खामोश है, क्यों? उसका रीजन? हाँ, ये चेयरमैन से पूछना। आप चेयरमैन से नहीं पूछते? आप भी उसके मेंबर के? नहीं, मैं मेंबर नहीं हूँ। टाइमिंग अब नहीं है। नहीं, मैं मेंबर नहीं हूँ। चेयरमैन से पूछना चाहिए, और आप लोग जाकर ज्यादा चाय नहीं पीना उनके ऑफिस में बैठ के। आप नहीं, आपके साथियां जो है बहुत शौक है उनको चाय पीने का, बिस्किट खाने का, वो नहीं कम खाए तो लिख सकते। फिर ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तेलंगाना के तबलीगी जमात के 40 से ज्यादा लोगों को इलीगली तौर से रोक के रखे हैं। मुजफ्फरनगर में और मीरठ में उनके पूरे टेस्ट हो गए, नेगेटिव आ गया, उनको जाने नहीं दे रहे। शर्मनाक बात है। मैं मुजफ्फरनगर के कलेक्टर से 1 नहीं 5 मरतबा मैडम को फोन किया, ईमेल किया, कोई रिप्लाई नहीं है। कौन से लॉ के तहत आप उनको रोक के रखे वहां पर? ये आर्टिकल 21 का ग्रेव वायलेशन है जो यूपी सरकार कर रही है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया कि तमाम लोगों को जिनको यूपी की गवर्नमेंट रोक के रखी है, जिनका टेस्ट नेगेटिव नहीं, 1 नहीं 3 मरतबा नेगेटिव आ गया, इनको फौरन जाने देना चाहिए। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि हमारे ये 40 लोग जो तेलंगाना के हैं, इनको फौरन लाने का इंतजाम करना चाहिए। वो अपने तौर पर यूपी से अपना इंतजाम कर लेंगे, पूरे रिपोर्ट्स उनके पास है। गैर जरूरी तौर पर 1.5-2 महीने से इलीगली रोक के रखे उनको, उनके ला के नोटिस लगा दिए, तो निकले तो बाहर को नहीं निकलने देंगे। ये क्या है बताइए आप? ये जुल्म है ये तो हम उम्मीद करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ये मीरठ और मुजफ्फरनगर के और जहां हैं जो लोग कोई इलीगली रोक कर रखे पूरे इंडिया से, वो पूरे के पूरे निकलकर इंशाअल्लाह ताला अपने अपने स्टेट्स और अपने शहर, अपने घर तक पहुंचेंगे। सब्सक्राइब इशाअत इस्लाम किराना यूट्यूब चैनल।